सो हेलो एवरीवन, आई वेलकम यू ऑल ऑफ यू टू साहस इंस्टीट्यूट। चलिए आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं हमारे कॉलेज के इंपॉर्टेंट एमसीक्यू के बारे में। हमारे ईईटी सब्जेक्ट के एलिमेंट्स ऑफ इकोनॉमिक थियरी सब्जेक्ट के कॉलेज के इंपॉर्टेंट एमसीक्यू के बारे में आज हम लोग हमारे सेशन में डिस्कस करने वाले हैं। तो रेडी हो सब लोग? चलिए तो आज का हमारा जो फर्स्ट एमसीक्यू है, जहां पे हमें फर्स्ट एमसीक्यू में क्या बताया है, तो भाई द फंडामेंटल प्रॉब्लम्स फेस्ड बाय इकोनॉमी। यस, क्या बताया है? द फंडामेंटल प्रॉब्लम फेस्ड बाय एन इकोनॉमी इज अ वन ऑफ, जिसमें फर्स्ट हमें बताया है एक्सचेंज, डिसीजन मेकिंग बाय गवर्नमेंट, इकोनॉमिक वेलफेयर। और हाँ, यहां पे याद रखना भाई, फंडामेंटल प्रॉब्लम में हमारा था स्कैरसिटी वाला प्रॉब्लम, जिसमें हमने बताए थे कि इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स क्रिएट ड्यू टू फॉलोइंग रीजन। कौन कौन सी रीजन है, जिसमें 3 रीजन मैंने आपको बताए थे। फर्स्ट था वांट्स आर अनलिमिटेड, मीन्स आर लिमिटेड एंड मीन्स हैव ऑल्टरनेटिव यूजेस। अभी ये क्या है? तो देखिए, फर्स्ट हमें क्या बताया कि भाई हमारा वांट्स आर अनलिमिटेड, हमारी इच्छा कैसी होती है? अनलिमिटेड होती है। दूसरा, मीन्स आर लिमिटेड, हमारे पास रिसोर्सेज कैसे है? लिमिटेड है। और उसके अलावा जितने भी रिसोर्सेज है उसका अल्टरनेटिव यूजेस भी अवेलेबल होता है। तो हमारा क्वेश्चन क्या है? तो क्वेश्चन में हमें पूछा है कि भाई फंडामेंटल प्रॉब्लम फेस बाय इकोनॉमी इज व्हाट। कौन सा फंडामेंटल प्रॉब्लम है इकोनॉमी का? तो जिसमें फर्स्ट हमें दिया है एक्सचेंज तो प्रॉब्लम है ही नहीं। दूसरा, डिसीजन मेकिंग बाय गवर्नमेंट, ये भी हमारा कोई प्रॉब्लम नहीं। यहां पे ऑप्शन डी देखिए, क्या बताया है? स्कैरसिटी ऑफ रिसोर्सेज एंड मल्टीप्लिसिटी ऑफ वांट्स, रिसोर्सेज की कमी होना हमारा सेकेंड। मीन्स आर लिमिटेड, और उसके अलावा यहां पे वही रिसोर्सेज, हमारा वांट्स अनलिमिटेड होता है, रिसोर्सेज लिमिटेड होता है, और एक ही रिसोर्सेज को आप ऑल्टरनेटिवली यूज भी कर सकते हो, राइट? तो यहां पे हमारा आंसर कौन सा आएगा? ऑप्शन डी। उसके साथ सेकेंड एमसीक्यू जो हमें बताया है, जिसमें सेकेंड एमसीक्यू में हमें क्या बोला है कि बेटा ऑथर ऑफ वेल्थ ऑफ नेशन, वेल्थ ऑफ नेशन किसने लिखा था? तो देखिए, मैंने आपको डेफिनेशन के साथ बताया है कि भाई पहले तो एडम स्मिथ जो है हमारे फादर ऑफ इकोनॉमी है, राइट, जिन्होंने बुक पब्लिश की थी। कौन सी बुक? वेल्थ ऑफ नेशन। कब पब्लिश किया था? 1776 को। आंसर मिल गया हमारे एमसीक्यू का। देखिए हमारा एमसीक्यू क्या है? ऑथर ऑफ वेल्थ ऑफ नेशन। तो वेल्थ ऑफ नेशन किसने लिखा था 1776 में? एडम स्मिथ ने। उन्होंने कौन सी डेफिनेशन दी थी? तो देखिए, एन इंक्वायरी इनटू द नेचर एंड कॉजेज ऑफ वेल्थ ऑफ नेशन। उनके बुक के हिसाब से उन्होंने बेसिकली डेफिनेशन दी थी। क्या डेफिनेशन दी थी? एन इंक्वायरी इनटू द नेचर एंड कॉजेज ऑफ वेल्थ ऑफ नेशन, वो उन्होंने डेफिनेशन दिया था हमें। कब पब्लिश हुई थी उनकी बुक? 1776। चलिए, उसके साथ साथ हमें डिफरेंट ऑप्शंस जो दिए हैं, जिसमें दिया है सेकेंड ऑप्शन है हमारा मार्शल सर के बारे में। तो अल्फ्रेड मार्शल सर ने कौन सी बुक पब्लिश की थी? तो अल्फ्रेड मार्शल सर ने बुक पब्लिश की थी प्रिंसिपल ऑफ इकोनॉमिक्स। कब पब्लिश किया था? 1890 को। देन उसके बाद है रॉबिन्सन सर ने हमें कौन सी बुक दी थी? तो नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ इकोनॉमिक साइंस इन 1932। हमारे एमसीक्यू का आंसर, हमें क्वेश्चन कौन सा पूछा है? तो भाई वेल्थ ऑफ नेशन किसने पब्लिश किया था? उसके ऑथर कौन है? अल्फ्रेड मार्शल सर। कब पब्लिश हुआ था? 1776 को। ठीक है, उसके बाद यहां पे हमें बताया है थर्ड एमसीक्यू के बारे में। तो देखिए, द वैल्यू एक्सप्रेस इन टर्म ऑफ मनी। जब वैल्यू को हम लोग मनी के टर्म में एक्सप्रेस करते हैं तो उसको क्या बोला जाता है? हमारा टॉपिक वैल्यू इन यूज एंड वैल्यू इन एक्सचेंज हमने पढ़ा था, राइट? जहां पे अगर उसी वैल्यू को हम लोग मनी में एक्सप्रेस कर रहे हैं, लाइक मैंने आपको 10 रुपए दिए, 50 रुपए दिए, तो यहां पे मैंने उसी एक कार की वैल्यू 1 लाख रुपए है, 2 लाख रुपए है, कार की वैल्यू 2 लाख यहाँ पे प्राइस आ गई, तो ये उसको क्या बोला जाएगा? वैल्यू को क्या बोला जाएगा? मॉनेटरी टर्म में है तो उसको बोला जाएगा भाई प्राइस। तो जब वैल्यू मॉनेटरी टर्म में एक्सप्रेस होती है तो उसको बोला जाता है प्राइस। क्लियर हुआ? देन आफ्टर हमारा फोर्थ एमसीक्यू जो है, दैट इज एडम स्मिथ गिव्स हिज आइडिया ऑफ इकोनॉमिक। हमारा फर्स्ट एमसीक्यू उसी के बारे में। एडम स्मिथ, फादर ऑफ इकोनॉमी, कौन सी बुक? वेल्थ ऑफ
नेशन। कब पब्लिश हुई थी? 1776 को। तो देखिए यहां पे हमारा आंसर आ जाएगा ऑप्शन बी 1776। उसके साथ साथ याद रखना दोस्तों 1776 कौन सी बुक थी? वेल्थ ऑफ नेशन। क्लियर हुआ यहां तक? देखिए उसके बाद फिफ्थ एमसीक्यू जो हमारा है कि भाई अ मोटर कार फॉर अ बिजी डॉक्टर। देखिए भाई एक कार है वो डॉक्टर के लिए क्या है? नेसेसरी गुड्स है, कंफर्ट गुड्स है, लग्जरियस गुड्स है या अननेसेसरी गुड्स है? तो देखिए एक बिजी डॉक्टर है उनके लिए कार जो होती है भाई वो नेसेसरी होती है। जल्दी से एक जगह से दूसरी जगह जाना है या फिर जल्दी से पेशेंट को अटेंड करना है तो उनके लिए क्या हो जाएगा? नेसेसरी गुड्स। लेकिन वही कार अगर एक पुअर पर्सन के लिए जिनको खाना भी बेसिक नहीं मिल रहा है तो उस पुअर पर्सन के लिए अगर वही कार को हम लोग देखें तो उसके लिए क्या हो जाएगा? लग्जरियस गुड्स, राइट। तो मोटर कार फॉर अ बिजी डॉक्टर क्या हो जाएगा आंसर हमारा? नेसेसरी गुड्स। याद रखना वही मोटर कार अगर पुअर पर्सन के लिए बोले तो लग्जरियस गुड्स। क्लियर हुआ? देन 6 एमसीक्यू हमारा जो है that means in which type of economy price mechanism is a most appropriate। पहले तो भाई मैं आपको इकोनॉमी के बता दूं कि हमारी इकोनॉमी कैपिटलिस्ट होती है, सोशलिस्ट होती है, मिक्स इकोनॉमी होती है, राइट। तो जहां पे कैपिटलिस्ट इकोनॉमी की बात करें तो जहां पे प्राइवेट सेक्टर ज्यादा वर्क करता है तो प्राइस मैकेनिज्म के कंसेप्ट में हमने पढ़ा था कि डिमांड और सप्लाई दोनों जब एक दूसरे को इंटरसेक्ट हो रहे हैं उस पॉइंट को हम लोग बोलते थे इक्विलिब्रियम प्राइस का पॉइंट, राइट। अभी जब तक कंज्यूमर उस प्राइस पे डिमांड करने के लिए रेडी नहीं है और प्रोड्यूसर सप्लाई करने के लिए रेडी नहीं है तब तक हम लोग ये प्राइस मैकेनिज्म का कॉन्सेप्ट अप्लाई करते थे। जब दोनों इक्वल हो जाते हैं मतलब हमें इक्विलिब्रियम प्राइस मिल जाती है तो उसी प्राइस को हम लोग बोलते थे मार्केट प्राइस, राइट। और ये ज्यादातर कहां पे होता है? तो भाई जहां पे प्राइवेट हो वहां पे। तो यहां पे कौन सी इकोनॉमिस्ट में वो अप्लाई होगा? कैपिटलिस्ट। कौन सी इकोनॉमी भाई? कैपिटलिस्ट इकोनॉमी में वो अप्लाई होगा। चलिए तो यहां पे मैंने आपको डिटेल में बताया है भी कि भाई कैपिटलिज्म जो होता है जहां पे इकोनॉमिक सिस्टम जो होती है वो प्राइवेट ओनर थ्रू बेसिकली कंट्रोल होती है और यहाँ पे हम लोग ज्यादातर डिमांड और सप्लाई के प्राइस स्टिकीनेस के बेसिस पे मतलब इक्विलिब्रियम प्राइस के बेसिस पे यहाँ पे हम लोग अप्लाई करते हैं, राइट। तो ये कहां पे अप्लाई होता है प्राइस मैकेनिज्म का कंसेप्ट? कैपिटलिस्ट इकोनॉमी में, राइट। उसके अलावा बाय कुकिंग फूड फॉर कुक क्रिएट डैश यूटिलिटी। अभी हमारा डिफरेंट टाइप्स ऑफ यूटिलिटी पहले तो क्या होता है वो मैं बता दूं। यूटिलिटी का मतलब होता है वांट सेटिस्फाइंग पावर ऑफ अ कमोडिटी, राइट। एक गुड्स को आप कंज्यूम कर रहे हो जिससे आपको सेटिस्फेक्शन मिल रहा है, उसका जो सेटिस्फेक्शन पावर होता है दोस्तों उसको बोला जाता है यूटिलिटी, राइट। उसके मैंने आपको डिफरेंट टाइप भी बताए थे। कौन कौन से थे? तो पहला था फॉर्म यूटिलिटी, उसके अलावा था टाइम यूटिलिटी, प्लेस यूटिलिटी। मैंने सभी के एग्जाम्पल दिए हैं आपको। तो देखिए फर्स्ट दिया है फर्म यूटिलिटी। तो फर्म यूटिलिटी क्या होता है? तो भाई फर्म यूटिलिटी इज क्रिएटेड बाय चेंजिंग फॉर्म ऑफ प्रोडक्ट मतलब थिंग्स विच इज कॉल्ड एज फर्म यूटिलिटी। लाइक फॉर एग्जाम्पल मैं आपको बनाया बना सलाद के बिना पूरे वेजिटेबल जो कट भी मैंने नहीं किए वो डायरेक्टली दे दूं या फिर कच्ची मैगी दे दूं तो फिर उसमें से आपको टेस्ट अच्छा नहीं लगेगा। उसको आपको क्या करना पड़ेगा? बनाना पड़ेगा, एक फॉर्म में उसको चेंज करना पड़ेगा। चेंज किया ना तो वो हो गया हमारा फॉर्म यूटिलिटी। जहां पे एक पर्टिकुलर थिंग को आपने दूसरे में कन्वर्ट किया देन आपने उसको कंज्यूम किया और आपको सेटिस्फेक्शन मिला तो उसको बोला जाएगा फॉर्म यूटिलिटी, राइट। देन दूसरा है टाइम यूटिलिटी। लाइक फॉर एग्जाम्पल रेनकोट है, उसको आप मानसून में यूज करो, आपको मजा आएगा? नहीं आएगा। वही रेनकोट अगर आप मानसून में यूज करो मजा आएगा, समर में यूज करो मजा नहीं आएगा, राइट। तो वही बताया है कि मानसून टाइम में वही रेनकोट की वैल्यू क्या होती है? ज्यादा होती है और समर सीजन में वही रेनकोट की वैल्यू कम हो जाती है, राइट। तो देखिए यहां पे क्या बताया है? द यूटिलिटी क्रिएट बाय द स्टोरिंग द गुड्स एट वन टाइम एंड यूजिंग एट अनदर टाइम व्हेन इट रिक्वायर्ड। लाइक फॉर एग्जांपल हम जो बेसिकली वुलन क्लॉथ होते हैं उसको हम स्टोर करके रखते हैं। कब यूज करते हैं? अभी यूज करते हो ना, राइट। तो यहाँ पे विंटर सीजन में हम जब उसका यूज करते हैं तो उसको बोला जाता है टाइम यूटिलिटी, राइट। उसके अलावा है हमारा प्लेस यूटिलिटी। तो प्लेस यूटिलिटी में क्या बताया है? तो भाई द यूटिलिटी क्रिएटेड बाय सेंडिंग गुड्स
फ्रॉम प्लेस वेयर इट इज नॉट रिक्वायर्ड टू प्लेस वेयर इट इज रिक्वायर्ड, जहां पे उसकी जरूरत नहीं है वहां से लेके जहां पे उसकी जरूरत है। लाइक एक टोमेटो का बहुत बड़ा फार्म है, फार्मर के पास बहुत बड़े टोमेटो आ गए, बहुत ज्यादा टोमेटो आ गए, अभी उसको उसकी वैल्यू उतनी ज्यादा नहीं होगी। अगर वो अपने पास ही सारे रखेगा थोड़े दिन में वो बिगड़ जाएंगे, तो उसने क्या किया, वही टोमेटो का बल्क मार्केट में जाके सेल कर दिया या फिर सिटी एरिया में जाके सेल कर दिया, तो वहां पे उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी, राइट। तो ये क्या हो गया हमारा प्लेस वाइज उसकी वैल्यू बढ़ गई, राइट। तो उसको बोला जाएगा प्लेस यूटिलिटी। तो यहां पे सिंपली हमें क्वेश्चन कौन सा था भाई, तो कुकिंग फूड द कुक क्रिएट डैश यूटिलिटी, आपने फूड को कुक किया है, आपने थिंग्स ही चेंज कर दिया, तो उसको बोला जाएगा फॉर्म यूटिलिटी। क्लियर। देन उसके अलावा है द डायमंड हैव अ वेरी हाई, डायमंड लेना है तो क्या देना पड़ेगा, पैसा, तो सामने वैल्यू इन एक्सचेंज। डायमंड को हम लोग कभी कभार पहनते हैं, ऐसा नहीं कि डेली की रूटीन में हमने पहन ही लिया, राइट, लेकिन उसकी एक्सचेंज वैल्यू क्या होती है, ऑलवेज ज्यादा। क्यों, उसके लिए हमें ऑलवेज ज्यादा पैसे देने पड़ते हैं, राइट। देन उसके अलावा आपको यहां पे मैंने वैल्यू इन यूज और वैल्यू इन एक्सचेंज, दो हमारे ऑप्शन है, वैल्यू इन यूज और वैल्यू इन एक्सचेंज, उसके कंसेप्ट भी क्लियर करवा दूं ताकि आपको कंसेप्ट भी समझ में आ जाए। देखिए फर्स्ट हमें बताया है वैल्यू इन यूज। वैल्यू इन यूज में क्या बताया है, तो विद जनरली द अंडरस्टैंडिंग द वर्ड वैल्यू रिफर वैल्यू इन यूज, इट मींस यूटिलिटी ऑफ अ कमोडिटी। लाइक फॉर एग्जांपल हम जिसको यूज करते हैं, पूरा दिन यूज करते हैं, लाइक एयर है, सनलाइट है, वाटर है, राइट, आर ऑलमोस्ट यूजफुल टू मेंटेन अवर लाइफ, बट उसके सामने रिटर्न में हम कुछ नहीं देते हैं, उसको पूरा दिन यूटिलाइज करते हैं, हाई वैल्यू ऑफ, उसके बिना हम रह नहीं सकते हैं। यूज वैल्यू उसकी क्या है, हाई है, एक्सचेंज वैल्यू उसकी क्या है, 0 है। जबकि वैल्यू इन एक्सचेंज क्या होता है, तो भाई इन इकोनॉमी सेंस वैल्यू मीन्स वैल्यू इन एक्सचेंज, जहां पे आप गुड्स और सर्विस क्वांटिटी के सामने समथिंग इन रिटर्न आप कुछ ना कुछ एक्सचेंज करते हो, तो उस चीज को बोला जाता है वैल्यू इन एक्सचेंज। अभी डायमंड है तो डायमंड का आप जितना ज्यादा यूटिलाइजेशन नहीं करोगे, उसके सामने उसकी एक्सचेंज वैल्यू क्या होगी, बहुत ही ज्यादा हाई। तो यहां पे हमारा ऑप्शन कौन सा आएगा, आंसर वैल्यू इन एक्सचेंज, राइट। चलिए उसके अलावा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ स्टडी ऑफ इंडिविजुअल इकोनॉमिक यूनिट। अभी इंडिविजुअल इकोनॉमिक यूनिट हम किस में स्टडी करते थे, तो भाई मैंने आपको बताए थे इकोनॉमिक के टाइप, माइक्रो इकोनॉमी, मैक्रो एंड इंडियन इकोनॉमी, राइट। जहां पे हम लोग बात करते थे माइक्रो इकोनॉमी की, तो माइक्रो इकोनॉमी में हम लोग इंडिविजुअल यूनिट के बारे में, एक सिंगल यूनिट के बारे में डिस्कशन कहां पे करते थे, माइक्रो यूनिट में, राइट। जबकि मैक्रो में हम लोग होल के बारे में डिस्कशन कहां पे करते थे, मैक्रो इकोनॉमी में, राइट। तो यहां पे हमें क्वेश्चन पर्टिकुलरली क्या पूछा है, तो भाई इंडिविजुअल इकोनॉमिक यूनिट, तो इंडिविजुअल इकोनॉमिक यूनिट लाइक डिमांड है, सप्लाई है, वो सब कुछ हम किस में डिस्कस करते हैं, माइक्रो इकोनॉमिक में। तो हमारा ऑप्शन यहाँ पे ऑप्शन डी देखिए क्या बताया है, माइक्रो इकोनॉमिक्स। क्लियर हुआ दोस्तों यहां तक। चलिए तो हमारा आगे का पॉइंट क्या है, आगे का एमसीक्यू हमारा 10 नंबर का जो है वो है विच ऑफ दिस इज नॉट अ बेसिक अजम्पशन ऑफ इकोनॉमिक थियरी। हमारे इकोनॉमी के बेसिक अजम्पशन जो है, उस थियरी के बेसिक अजम्पशन में कौन सा अजम्पशन यहाँ पे अप्लाई नहीं होता है, मतलब कौन सा अजम्पशन नहीं है। तो देखिए पहले तो जो ऑप्शन नहीं है उसमें बता दूं, फर्स्ट हमें दिया है प्राइस ऑफ गुड रिमेन कांस्टेंट, पहले तो ये नहीं होता है, लेकिन स्टिल आगे के ऑप्शन देख लेते हैं। क्या बताया है, इकोनॉमिक टेक प्लेस इनटू अकाउंट ऑफ लिमिटेशन इम्पोज्ड बाय नेचर। तो हाँ ये कंसीडर तो होता ही है, राइट, कि भाई नेचुरली जो लिमिटेशंस है वो तो कंसीडर होगी ही इकोनॉमी में। उसके अलावा ह्यूमन बिहेवियर रैशनल होना चाहिए, मैंने आपको बताया था रैशनली बिहेव करना चाहिए कंज्यूमर भी, राइट। तो यहाँ पे ह्यूमन बिहेवियर कैसा होना चाहिए, रैशनल, ये भी हमारा कैरेक्टर था। उसके अलावा जो लास्ट पॉइंट दिया है दैट इज कंज्यूमर एंड प्रोड्यूसर ऑपरेट विथ गिवन सोशल एंड इकोनॉमिक इंस्टीट्यूशंस। ऑब्वियसली सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस प्राइसिंग मैकेनिज्म में हमने फॉलो किए थे, सोशल एज वेल एज इकोनॉमिक इंस्टीट्यूशंस, राइट। तो यहाँ पे हमारा कौन सा ऑप्शन नहीं है, ऑप्शन फर्स्ट, प्राइस ऑफ अ गुड्स रिमेन कांस्टेंट।
प्राइस ऑफ अ गुड्स रिमेन कांस्टेंट नहीं होना चाहिए, राइट। और क्वेश्चन भी ध्यान से देखना, नॉट बेसिक अजम्पशन पूछा है हमें, तो आंसर कौन सा आएगा हमारा, ऑप्शन ए। अगर बेसिक अजम्पशन पूछा होता और ऑप्शन डी सपोज हमें ऐसा दिया होता बी एंड सी बोथ, तो आंसर आता बी एंड सी बोथ। क्लियर, चलिए देन 11 हमारा जो है एमसीक्यू, when the object on which force are acting after having been distributed tend to resume its original position which is called as, मतलब यहां पे सिंपली आपको पूछा है कि भाई जब हमारे दो फोर्सेस दो फैक्टर, डिमांड और सप्लाई, ये दोनों हमारे फैक्टर हैं, कब जाके डिस्ट्रीब्यूशन में ये रिज्यूम होंगे, स्टेबल होके ओरिजिनल पोजीशन पे आएंगे, तो उस पोजीशन को क्या बोला जाता है। मतलब यहां पे इक्विलिब्रियम प्राइस हमें जो मिलती है, उस इक्विलिब्रियम प्राइस को क्या क्या बोला जाता है, तो इक्विलिब्रियम प्राइस, स्टेबल इक्विलिब्रियम बोला जाएगा, राइट। तो देखिए यहां पे पहले, उसके अलावा भी आपको थियरी बता दूं कि जब तक यहां पे सपोज ऐसा है कि कंज्यूमर सपोज अपनी डिमांड चेंज करने के लिए रेडी है, डिमांड का शिफ्ट हुआ है, सप्लाई का शिफ्ट हुआ है, तो उसको क्या करना पड़ेगा, वापस से अपनी पोजीशन पे आना पड़ेगा। और जब वापस दोनों इक्विलिब्रियम हो जाएंगे, उस पॉइंट को बोला जाएगा हमारा इक्विलिब्रियम पॉइंट, जहां पे कंज्यूमर कंज्यूम करने के लिए रेडी है और सप्लायर सप्लाई करने के लिए रेडी है, राइट। और इस इक्विलिब्रियम को बोला जाएगा स्टेबल इक्विलिब्रियम पोजीशन, राइट। देन आफ्टर आगे हमें क्या बताया है कि देखिए उसमें मैंने आपको डिटेल में भी बताया है कि भाई इक्विलिब्रियम इज अ स्टेट इन विच मार्केट सप्लाई एंड डिमांड बैलेंस ईच अदर, दोनों एक दूसरे से बैलेंस करते हो, इक्वल पोजीशन पे हो, तो उस प्राइस को हम लोग स्टेबल प्राइस, इक्विलिब्रियम प्राइस बोलते हैं, राइट। देन नेक्स्ट एमसीक्यू जो हमारा है, द एप्लीकेशन ऑफ इकोनॉमिक्स और टू बिजनेस डिसीजन मेकिंग विच इज कॉल्ड एज, भाई बिजनेस डिसीजन है, तो देखिए बिजनेस इकोनॉमिक क्या होता है, तो बिजनेस इकोनॉमिक्स इज अ फील्ड ऑफ अप्लाइड इकोनॉमिक दैट स्टडीज फाइनेंशियल, ऑर्गेनाइजेशनल, मार्केट रिलेटेड और एनवायरमेंटल इश्यूज, मतलब बिजनेस ओरिएंटेड जितने भी इश्यूज होंगे वो किसमें कंसीडर किए जाएंगे, तो बिजनेस इकोनॉमिक्स में, राइट। तो यहां पे हमारा क्वेश्चन भी कौन सा है, तो भाई एप्लीकेशन रिगार्डिंग द बिजनेस डिसीजन मेकिंग जो है, तो वो किसमें कंसीडर होगा, बिजनेस इकोनॉमिक्स में। क्लियर। देन आफ्टर हमें क्या बताया है, हमारे 3 क्वेश्चन के बारे में देखिए, व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस एंड फॉर whom to produce can be decided on the basis of, ये किसके बेसिस पे डिसाइड होता है, तो भाई ये डिसाइड होता है प्राइस मैकेनिज्म पे। प्राइस मैकेनिज्म मतलब कौन सी प्राइस हम लोग रेडी करने वाले हैं, डिमांड और सप्लाई कहां पे इंटरसेक्ट हुए हैं, मतलब मार्केट प्राइस बहुत ज्यादा होगी तो कंज्यूमर डिमांड ही नहीं करेंगे, तो हमें प्रोडक्शन ही नहीं करना पड़ेगा। हाउ टू प्रोड्यूस, ये भी क्वेश्चन कैसे सॉल्व होगा, तो भाई प्राइस ज्यादा है तो कंज्यूमर डिमांड नहीं करेंगे, तो कितनी क्वांटिटी हमें प्रोडक्शन करनी है, वो भी हमें किसे के तौर पे मिलता है, प्राइस के तौर पे। तो यहां पे आंसर हमारा कौन सा आएगा, प्राइस मैकेनिज्म, कि भाई कितना प्रोडक्शन करना है, कितनी क्वांटिटी का करना है और किसके लिए करना है, कैसे करना है, फॉर हुम टू प्रोड्यूस। तो ये सब कुछ डिसाइड होगा प्राइस के बेसिस पे। क्लियर। चलिए उसके अलावा 14 जो हमारा एमसीक्यू है कि भाई यहां पे हम एमसीक्यू में क्या बताया है, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ अ गुड्स इज एन एग्जांपल ऑफ अ सब्स्टिट्यूट। गुड्स के टाइप सब्स्टिट्यूट गुड्स एंड कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स, राइट। तो सब्स्टिट्यूट गुड्स मतलब जहां पे एक की कंपैरेटिवली आप दूसरे गुड्स का इजीली यूज कर सकते हो, लाइक कोक के सामने पेप्सी है, टी के सामने कॉफी है, राइट। एक गुड्स के सामने अब दूसरा ऑप्शन, अगर सपोज एक गुड्स की प्राइस बढ़ जाती है, कोक की प्राइस 10 से लेके 20 हो जाती है, तो तुरंत से हम लोग दूसरे ऑप्शन पे स्विच हो जाते हैं, पेप्सी पे स्विच हो गए, राइट। तो यहाँ पे जब हम दूसरे गुड्स का यूज कर सकते हैं तो ऐसे गुड्स को बोला जाता है सब्स्टिट्यूट गुड्स। और दूसरा मैंने बताया कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स के बारे में। कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स क्या होता है, तो कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स मतलब जब 2 गुड्स आप एक साथ कंज्यूम करते हो, लाइक मिल्क एंड टी, राइट। उसके अलावा टी एंड शुगर, पेट्रोल एंड कार, इंक एंड पेन, ये सब कुछ हम एक साथ यूज करते हैं। इंक के बिना पेन भी यूज नहीं कर पाएंगे, शुगर के बिना टी भी हमें अच्छी नहीं लगेगी, कार के बिना पेट्रोल
अरे पेट्रोल के बिना हम कार का भी यूज नहीं कर सकते हैं, राइट। तो ये जो सारे गुड्स होते हैं वो कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स है। चलिए अभी हम चलते हैं हमारे क्वेश्चन पे। हमें क्वेश्चन क्या बताया है, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ गुड्स आर एन एग्जाम्पल ऑफ सब्स्टिट्यूट। तो देखिए फर्स्ट ऑप्शन दिया है हमें शर्ट एंड ट्राउजर दोनों का साथ में यूज करना पड़ेगा, राइट। दूसरा है पेन एंड इंक, ऑब्वियसली इंक के बिना पेन नहीं चलेगा, पेन के बिना इंक नहीं चले, यूज नहीं होगा। देन थर्ड ऑप्शन, सेकेंड ऑप्शन है हमारा टी एंड कॉफी। ऑब्वियसली टी के सामने हम लोग कॉफी को रिप्लेस कर सकते हैं और फॉर कॉफी के सामने टी को रिप्लेस कर सकते हैं। हो गए दोनों एक दूसरे के सब्स्टिट्यूट गुड्स, राइट। एंड लास्ट ऑप्शन हमारा है टी एंड शुगर। तो ऑब्वियसली दोनों को हमें साथ में ही कंज्यूम करना पड़ेगा, तो वो हो जाएंगे कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स। क्लियर हुआ यहां तक? चलिए देन आफ्टर अभी हम लोग स्टार्ट करें हमारा पार्ट टू। पार्ट टू में है हमारे आगे के एमसीक्यूज। देखिए ये भी हमें कॉलेज के तौर पे ही मिले, कॉलेज से ही मिले हैं। तो देखिए यहाँ पे हमें क्या बताया है कॉलेज से इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज जो है, जिसमें फर्स्ट हमारा है पार्ट टू में एंड इजी ऑन द नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ इकोनॉमिक ऑफ साइंस वाज रिटन बाय। ये डेफिनेशन हमें किसने दिया है? पहले तो डेफिनेशन कौन सी है देखिए, एंड इजी ऑन नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ इकोनॉमिक्स साइंस। देखिए मैंने डेफिनेशन ईयर के साथ दिया है। क्या बताया है फर्स्ट? तो ये डेफिनेशन दी है हमें प्रोफेसर लियोनल रॉबिन्सन ने। क्या बताया है प्रोफेसर लियोनल रॉबिन्सन ने? तो भाई उन्होंने पहले तो बुक पब्लिश की थी नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ इकोनॉमिक साइंस। कब पब्लिश किया था? 1932 में। साथ में उन्होंने डेफिनेशन कौन सी दी थी? हाँ, ये जो उनकी बुक का नाम है नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ इकोनॉमिक साइंस, वो किसने लिखा है हमारा क्वेश्चन था। तो पहले हमारा क्वेश्चन का आंसर क्या हो गया? लियोनल रॉबिन्सन ने। कब लिखी थी? 1932 में। उन्होंने अपनी बुक में डेफिनेशन दी थी इकोनॉमिक ओरिएंटेड। क्या डेफिनेशन बताई थी? तो इकोनॉमिक्स इज अ साइंस विच स्टडीज ह्यूमन बिहेवियर एज अ रिलेशनशिप बिटवीन एंड्स। एंड्स का मतलब होता है अनलिमिटेड वांट्स। याद रखना, एंड्स का मतलब एंड, खत्म, टाटा बाय बाय नहीं। एंड्स का मतलब होगा अनलिमिटेड वांट्स। एंड स्केर मीन्स का मतलब रिसोर्सेज जो है वो हमारे स्केर है, कमी वाले है, राइट। लाइक हमारा मोबाइल फोन, एक ही मोबाइल फोन हमें कितने सारे फीचर्स देता है। बहुत सारे मोबाइल फोन होते तो कितना मजा आ जाता मैडम, राइट। तो जो हमारे पास मीन्स होते हैं इंटरनेट का पैक, वो भी कैसा होता है? स्केर, कमी वाला, राइट। तो स्केर मीन्स विच हैव ऑल्टरनेटिव यूजेस। देन सेकेंड हमें दिया है द ऑथर ऑफ अ वेल्थ ऑफ नेशन। दोस्तों फिर से ऑथर ऑफ अ वेल्थ ऑफ नेशन 1776 किसने लिखा था? ऑथर ऑफ वेल्थ ऑफ नेशन एडम स्मिथ सर ने लिखा था। फिर से हमारा फर्स्ट एमसीक्यू जो था वो मैं आपको बता दूं, जहां पे मार्शल सर की हमारी बुक थी। क्या बताया था उन्होंने कि भाई द ऑथर ऑफ अ वेल्थ ऑफ नेशन एडम स्मिथ सर ने कब लिखा था? 1776 को, राइट। याद आ गया ना? चलिए देन आफ्टर उसके बाद जो हमारा एमसीक्यू है वो है द सैंड ऑन द सी शोर्स इज नॉट अ वेल्थ विच इट डज नॉट पोसेस। मतलब दरिया कांठे सरस मजाना તમે ફરવા ગયા હોય लाइक सी पर, राइट। और वहां पे जो सैंड होती है, मिट्टी होती है, वो वेल्थ में कंसीडर होगी क्या नहीं होगी? भाई ये जो है वो स्कैरसिटी वाली नहीं होती है, अनलिमिटेड अवेलेबल्स होती है, राइट। हमारे वेल्थ के फीचर्स, कैरेक्टर कौन कौन से है? तो देखिए पहले तो वो स्कैर होना चाहिए, लिमिटेड होना चाहिए, ट्रांसफरेबल, इजीली आप उसको ट्रांसफर करते होने चाहिए। देन यूटिलिटी, उससे हमें सेटिस्फेक्शन मिलना चाहिए। तो भाई देखिए यहाँ पे जो मैं आपको कैरेक्टर बता रही हूँ ना, साथ साथ में फॉलो भी करवा रही हूँ। देखिए ये तो कैरेक्टर फॉलो होता है, राइट। देन ट्रांसफरेबिलिटी भी है, ट्रांसफरेबल भी है, वैल्यू भी है, लेकिन यहाँ पे स्कैरसिटी का ऑप्शन वो खत्म नहीं हो रहा है, वो तो अनलिमिटेड हमारे पास अवेलेबल है ही है, राइट। तो इसी की वजह से वो वेल्थ में कंसीडर नहीं होगा। क्लियर? देन आफ्टर उसके बाद हमारा जो एमसीक्यू है, जिसमें हमें क्या बताया है, ध्यान से देखिए। बाय कुकिंग फूड, वही हमारा एमसीक्यू आ गया कि बाय कुकिंग फूड फॉर अ कुक क्रिएट, एक चीज से दूसरी चीज में आप उसको कन्वर्ट कर रहे हो, तो वो कौन सा हो जाएगा हमारा? फॉर्म यूटिलिटी। टाइम वाइज आप उसको यूटिलाइज करते होते तो उसको बोला जाता टाइम यूटिलिटी, और प्लेस वाइज उसकी वैल्यू चेंज होती तो प्लेस यूटिलिटी। यूटिलिटी के टाइप क्लियर हो गए ना?
लेकिन यूटिलिटी का मतलब क्या है? वांट सेटिस्फाइंग पावर ऑफ कमोडिटी, वो याद रखना, ठीक है। चलिए, देन है द सप्लाई ऑफ लैंड इज परफेक्टली लिमिटेड। ऑब्वियसली लैंड को आप जोर से खींच के बड़ी नहीं कर सकते। वे नाम और गन्नी लैंड चलो लोन मोड़ी कर सकीस, नो, आप लैंड को खींच के बड़ी नहीं कर सकते। लैंड का सप्लाई कैसा होता है? लिमिटेड होता है, राइट। चलिए, उसके अलावा 6 हमें कौन सा बताया है? द अजम्पशन डैश और इंप्लाई कंसिस्टेंसी इन द कंज्यूमर टेस्ट एंड प्रेफरेंस। पानी पूरी याद करो, मैंने बताया था टेस्ट एंड प्रेफरेंस में जब आप एक चीज को प्रायोरिटी दे रहे हो, लाइक फॉर एग्जांपल आप पानी पूरी खा रहे हो, तब आपको रैशनली बिहेव करना चाहिए। टेस्ट एंड प्रेफरेंस वाइज कैसा होना चाहिए? रैशनल बिहेवियर होना चाहिए। थोड़ा વધારે तीखू करो है, વધારે मीठू करो है, ऐसा नहीं होना चाहिए। कंज्यूमर का बिहेवियर कैसा होना चाहिए? प्योरली और रैशनली। तो यहाँ पे हमारा आंसर कौन सा आएगा? रैशनल बिहेवियर। क्लियर हुआ? सो आई होप आपको यहां तक के सारे एमसीक्यूज क्लियर हो चुके होंगे, राइट। चलिए, अभी हम चलते हैं हमारे आगे के एमसीक्यू सेशन पे। देखिए उसमें क्या बताया है? द एप्लीकेशन ऑफ अ नॉलेज ऑफ इकोनॉमी टू सॉल्व द प्रॉब्लम ऑफ अ बिजनेस फॉर्म इज सब्जेक्ट मैटर। यहां पे देखिए फिर से क्या पॉइंट आ गया? तो भाई जब बिजनेस ओरिएंटेड इकोनॉमिक प्रॉब्लम होंगे तो वो हम किस में सॉल्व करते हैं? बिजनेस इकोनॉमी में। हमने ऊपर ही डेफिनेशन देखी कि भाई बिजनेस ओरिएंटेड जितने भी प्रॉब्लम होंगे, मैनेजमेंट ओरिएंटेड, एनवायरमेंटल प्रॉब्लम्स जितने भी होंगे बिजनेस ओरिएंटेड, तो वो सब कुछ किसमें कंसीडर होगा? बिजनेस इकोनॉमिक्स में कंसीडर होगा। तो यहाँ पे हमारा आंसर कौन सा आ जाएगा? बिजनेस इकोनॉमिक्स। क्लियर? माइक्रो इकोनॉमी है तो वहां पे हम लोग इंडिविजुअल प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करते हैं। मैक्रो है तो वहां पे हम होल प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं। बिजनेस ओरिएंटेड डिसीजन कहां पे लेते हैं? बिजनेस इकोनॉमी में। क्लियर? देन आफ्टर आगे हमें पॉइंट 8 में क्या बताया है? द फंडामेंटल प्रॉब्लम फेस बाय इकोनॉमी इज, फंडामेंटल प्रॉब्लम जिसमें बताया था अनलिमिटेड वांट्स, लिमिटेड मीन्स एंड ऑल्टरनेटिव यूजेस। तो यहां पे हमारा प्रॉब्लम कौन सा था? स्कैरसिटी ऑफ रिसोर्सेज एंड मल्टीप्लिसिटी ऑफ वांट्स। हमारे वांट बहुत ही मल्टीप्लाइड, बहुत ही ज्यादा होते हैं और रिसोर्सेज जो होते हैं वो छोटे से होते हैं, लिमिटेड होते हैं, राइट। देन आफ्टर आगे हमारा पॉइंट क्या है? द वैल्यू एक्सप्रेस इन टर्म ऑफ मनी। फिर से आ गया कि भाई वैल्यू एक्सप्रेस इन टर्म्स ऑफ मनी, यूज वैल्यू, एक्सचेंज वैल्यू, दोनों को हम लोग अगर मनी में प्रेजेंट कर रहे हैं तो वो कौन सी हो जाएगी चीज हमारी? प्राइस। क्लियर हुआ? देन नेक्स्ट पॉइंट हमें क्या बताया है? द यूटिलिटी ऑफ अ कॉमोडिटी रिफर्स, भाई कॉमोडिटी की यूटिलिटी क्या रिफर कर रही है? मतलब कोई भी एक चीज है, गुड्स है, सपोज मुझे उसकी यूटिलिटी पता चल गई, तो यूटिलिटी माने क्या होता है? तो वांट सेटिस्फाइंग पावर, उससे हमारी कितने वांट्स कंप्लीट हो रहे हैं, ये મને કેટલું સેટિસ્ફેક્શન આપે છે, બહુ જ બધું કે ઓછું? वांट सेटिस्फाइंग पावर ऑफ कमोडिटी, एनाથી તમને બહુ બધું, आपको उससे बहुत ज्यादा सेटिस्फेक्शन मिल रहा है तो उसकी यूटिलिटी बहुत ज्यादा है। सेटिस्फेक्शन नहीं मिल रहा है तो यूटिलिटी बहुत ही कम है। तो यूटिलिटी का मतलब क्या हुआ? सिंपली वांट सेटिस्फाइंग पावर ऑफ कमोडिटी। क्लियर? देन आफ्टर आगे हमें 11 में क्या बताया है? प्रोडक्शन इज डिफाइंड एज, प्रोडक्शन का मतलब क्या होता है? तो भाई प्रोडक्शन का मतलब लाइक फॉर एग्जांपल मैं आपको एक वुडन दे दूं, एक लकड़ी दे दूं, मैडम ये लकड़ी क्यों दी हमने, आपने हमको क्यों दी, उसका क्या मतलब है? लेकिन वही लकड़ी से मैं आपको अच्छी सी चेयर बना के दूं आपके बैठने के लिए, स्टडी के लिए, तो उससे आपको यूटिलिटी क्या मिलेगी? ज्यादा मिलेगी, सेटिस्फेक्शन ज्यादा मिलेगा। तो यहाँ पे प्रोडक्शन, प्रोडक्शन क्या डिफाइन कर रहा है? तो प्रोडक्शन का मतलब है क्रिएशन ऑफ यूटिलिटी, नई यूटिलिटी बढ़ा रहे हैं, वही हमारा मतलब है प्रोडक्शन का, राइट। देन उसके बाद हमारा क्या है? लास्ट एमसीक्यू जो हमें दिया है, जहां पे लास्ट एमसीक्यू में हमें क्या बताया है? द ब्रांच ऑफ इकोनॉमिक थियरी दैट डील्स विद द प्रॉब्लम ऑफ अलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज। देखिए ब्रांच ऑफ इकोनॉमी, इकोनॉमी की ऐसी ब्रांच जहां पे डील विद द प्रॉब्लम ऑफ अलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज, रिसोर्सेज को जो हम अलोकेट करते हैं, डिवाइड करते हैं, बाइफरकेट करते हैं, वो सारी सिचुएशन सॉर्ट डील होती है, वो कहां पे होती है? तो मैक्रो इकोनॉमी थियरी है तो वहां पे हम सारे कंसेप्ट को क्लियर करते हैं, होल कंसेप्ट का बारे में डिस्कस करते हैं। माइक्रो है, इंडिविजुअल पॉइंट के बारे में डिस्कस करते हैं। और बिजनेस इकोनॉमी है जहां पे हम लोग बिजनेस थियरी, लाइक बिजनेस में कैसे एम्प्लॉयमेंट और सब कुछ वो हुआ, बिजनेस ओरिएंटेड डिसीजन है,
वो बिजनेस इकोनॉमी में डिसीजन लेते हैं, राइट। जबकि इकोनोमेट्रिक्स जो है, जहां पे ये थियरी हम लोग यूज करते हैं, इकोनॉमी के हमारे जो मैथमेटिकल कंसेप्ट है, स्टैटिस्टिकल जो हमारे डेटा है, उन सभी की क्वालिफाई इकोनॉमिक फिनोमिनल के लिए हम लोग किसका यूज करते हैं, इकोनोमेट्रिक्स का यूज किया जाता है। किसका यूज किया जाता है, इकोनोमेट्रिक्स का, राइट। तो यहाँ पे रिसोर्सेज को अलोकेट करना, बाइफिकेट करना और वो सारी चीज किस में डील होती है, इकोनोमेट्रिक्स में। क्लियर हुआ दोस्तों। तो यहाँ पे हमारा पूरा एमसीक्यू का सेशन कंप्लीट हुआ। सो दोस्तों, यहाँ पे हमारा ये पूरा सेशन क्लियर कंप्लीट हुआ। आई होप आपको सारे कंसेप्ट, सारे एमसीक्यूज इजीली समझ में आ गए होंगे, राइट। और ऐसे ही बहुत ही अच्छे से सेशन देखने के लिए जल्दी से जाइए प्ले स्टोर पे और डाउनलोड कर दीजिए हमारा साहा स्मार्ट स्टडी एप्लीकेशन, जिसमें आपको सारे इंडिविजुअल टॉपिक वाइज भी सेशन मिल जाएंगे, इवन पैम्पलेट भी समराइज वाइज मिल जाएंगे, राइट। और सारे पैम्पलेट सॉफ्ट कॉपी में भी अवेलेबल है, ताकि आपके सारे प्रॉब्लम्स, सब कुछ एक ही इलाज है भाई, साहा स्मार्ट स्टडी ऐप। तो जल्दी से जाइए प्ले स्टोर पे और डाउनलोड कर दीजिए साहा स्मार्ट स्टडी एप्लीकेशन को। ओके, सो दिस इज द एंड फ्रॉम